तो हेलो भाइयों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज अध्याय 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, जो आपका यूपीएससी पेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मैं ये बुक इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इलाहाबाद में, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा अगर कोई हिंदी की बुक पढ़ता है तो सिर्फ यही बुक पढ़ता है। इलाहाबाद में अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा हिंदी की बुक अगर कोई पहला प्रेफरेंस देगा तो आपको यही बुक देगा। और ये बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, और बहुत अच्छी बुक है। हालांकि पहली बार जब मैं आया था और स्टेट लाइन में घुसा था, कंपटीशन लाइन में, तो फिर मुझे किसी भैया ने मुझे यही बुक सजेस्ट किया था और ये बुक बहुत अच्छी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये बुक माता सरस्वती का नाम लेके, जय माँ सरस्वती। और आप लोग भी प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये बुक मैं आपके पेट एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करता हूँ। आज ये मेरा कमिटमेंट है, ये ख़त्म कर दूंगा मैं। ध्यान रखिएगा। आज कितनी तारीख है? आज 1 अगस्त है। और मैंने 1 अगस्त को ये बात कही है कि मैं आपके पेट के एग्ज़ाम से पहले ये पूरी बुक ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, इसमें हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। और इसका ओरिजिनल पीडीएफ नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेरे पास ये बुक है और मैं इसी से इसको पढ़ाऊँगा। देखिए, वर्ण तालिका, वर्ण एक दिस्ती में, वर्ण तालिका में पहले आता है स्वर और फिर आता है व्यंजन। स्वर में पहले हश्व आता है, हर्ष स्वर आता है, उसमें अ, ई, उ और री आता है। इसमें 4 होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इसमें 7 आते हैं, 7। हर्ष स्वर में आते हैं 4 और दीर्घ में आते हैं 7। व्यंजन देखिए, व्यंजन में आते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क से क वर्ग से प वर्ग तक और ड और ढ आता है, जिसमें 25, जिसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, और प्लस 2 ड और ढ, ये हो जाते हैं 27। अंतःस्थ व्यंजन आता है य र ल व, ये 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। और उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श श श और ह होता है, ये भी 4 होता है। आगत व्यंजन 2 होता है, ये ज, जिसे नुक्ता भी बोलते हैं, ज और फ। फ बोल देंगे, फ बोलेंगे, फ नहीं बोलेंगे, फ बोलेंगे। और संयुक्त व्यंजन चित्र, अत्र, अज्ञा और श। चित्र, अत्र, अज्ञा और श। हालांकि मैंने बचपन में ऐसे ही पढ़ा तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकलेगा। तो देखिए, यहाँ स्पर्श व्यंजन ड और ढ को छोड़कर 25 होते हैं, अंतःस्थ 4 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं। तो कुल व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 33 हो जाएंगी। स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 11। और कुल व्यंजनों की संख्या 41। कुल कितने हो जाएंगे? 52। और मैं बता दूं, इसके आगे क्वेश्चन भी है, जो आपको 250 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इसी बुक में मिलेगा, मतलब कि हर एक पेज का। इस बुक में अगर मान लीजिए कि 200 क्वेश्चन है, ठीक है, एक चैप्टर का, तो मैं प्लस एक्स्ट्रा आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, मतलब 300। हर पेज का, हर चैप्टर का मैं आपको 10 या 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग देख लिए कुल कितने होते हैं, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 41। कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। कुल कितने हो गए? 52। कितने हो गए? 52। आइए इसको अब जूम करते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला प्रलोभन। देखिए, वर्णों का उच्चारण निम्न या बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से उत्पन्न होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर। जैसे कि स्वर जो होते हैं 11, बिना किसी दूसरे की सहायता से उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। कितने थे हर्ष स्वर? 4 थे। और जिन स्वरों का उच्चारण हमें अधिक समय लगता है उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। कितने थे? 7 थे। देखिए, हर्ष स्वर है आ, ई, उ और री। और मूल स्वर है, मूल स्वर है अ, ई, उ और री। मूल स्वर भी इन्हें कहते हैं अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ए, उ, औ। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 1 7। दीर्घ स्वर कितने आते हैं? आ, ई, उ। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, आ, ई, उ। और संयुक्त स्वर आते हैं ए, ओ, औ। 4 होते हैं संयुक्त स्वर। और आगत स्वर सिर्फ एक आता है। आगत स्वर सिर्फ एक आता है, एग्जाम में बहुत बार आता है। आगत स्वर कौन सा है? आ, आगत स्वर है। अग्र स्वर देखिए, अग्र स्वर आता है ई, ए, अग्र स्वर। मध्य स्वर आता है अ, मध्य स्वर आता है अ, आगत स्वर है आ, मध्य स्वर है अ। पश्च स्वर है आ, ई, उ, औ। आ, ई, उ, ओ, आ। समवृत स्वर है ई, बड़ी ई, फिर उ, फिर बड़ा उ। 4 है समवृत स्वर।
अर्धसंवृत स्वर ए ओ है, ए ओ है, अर्धसंवृत स्वर ए और ओ है। विवृत स्वर है आ और ए, विवृत स्वर है आ और ए, विवृत स्वर है आ प्लस ए, विवृत स्वर है। और अर्धविवृत स्वर है ए अ ओ आ, ए अ ओ आ, अर्धविवृत स्वर है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 41। कुल व्यंजनों की संख्या 41। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। सब इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है 25 और उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या है 2। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। और उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? उष्म व्यंजनों की संख्या है 4। और आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? आगत व्यंजनों की संख्या है 2। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। संयुक्त व्यंजन देखिए, शत्रु बनता है क और श से बनता है, क आधा क और श से बनता है, क आधा क। ये अगर आप कोई भी चीज ऐसे ऐसे क लिए और इस पे ऐसे लगा दिए, आधा क है, आधा क और श से बनता है शत्रु। और आधा त और र से बनता है त्र। आधा ज्ञ और आधा ज और अ से बनता है, यहाँ से बनता है ज्ञ। और श और र, आधा श और र से बनता है आपका श्र। क ध्वनिया है क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। च ध्वनिया है च छ ज ज इया, च छ ज ज इया। च ध्वनिया है च छ ज ज इया। देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार 3 है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। च ध्वनिया तक हम लोग पढ़ लिए। ट ध्वनिया देखिए, अभी ऊपर वाला पढ़ेंगे हम लोग। ट ध्वनि होती है ट ठ ड ढ ढ और ढ और ढ। त ध्वनि होती है त थ द ध न। प वर्ग होता है प फ ब भ म। अंतस्थ में आता है य र ल व। और उस में आता है श श श ह। इसको आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगत व्यंजन है जो आधा फ, ज्यो और फ है, ज्यो और फ है। संयुक्त व्यंजन है चत्र अत्र अज्ञा और श्र। अर्धस्वर है य और व, अर्धस्वर है य और व। लुंठित स्वर है र, लुंठित स्वर है र और ये एग्जाम में पूछता है। पार्श्विक व्यंजन है ल, पार्श्विक व्यंजन है ल और ये भी एग्जाम में पूछता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। उष्मीय व्यंजन है, उष्मीय संघर्षी व्यंजन है श श श ह, संघर्षी व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन है ढ और ढ। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग, प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय वर्ग, प्रथम और तृतीय वर्ग तथा श फ श श अघोष व्यंजन है। आइए ऊपर देखते हैं एक बार, वर्ण विचार देख लीजिए यहाँ पे एक बार। स्वर अ आ ई ई उ ए ऋषि री और ए ऐ ओ कुल कितने हैं? 11। अ आ ई उ री ए ऐ ओ 11 है। अनुस्वार है अंग, अनुस्वार है अंग। और अनुनासिक है अह, अन। और विसर्ग है अह। आगत ध्वनिया अर्धचंद्र, आगत ध्वनिया अर्धचंद्र लगता है और नुक्ता पे लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये फ, ये क्या लग गया? नुक्ता लग गया। व्यंजन क वर्ग के अंतर्गत आता है क ख ग घ और अंग ड़। च वर्ग के अंतर्गत छ छ ज इया और अंदर ज्यो और फ आता है। ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ और ढ और ढ आता है, ढ आता है, दो आता है। त वर्ग के अंतर्गत त थ द न। प वर्ग के आता है प फ ब भ म। और अंतःस्थ आता है य र ल व। और उसमें व्यंजन आता है श श श श ह। और संयुक्त व्यंजन आता है छत्र अत्र अज्ञ और श। देखिए, जो पांच पंचम अक्षर है ये पंचम वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण होते हैं। जैसे ड इया ड़ न म पंचम वर्ण में आते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? 33 हो गई। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। ट ध्वनिया देखिए, ट ध्वनिया ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण। पहला, एक मिनट रुक जाइए, पहला, दूसरा और पंचम वर्ण तथा ड ढ ज य र ल व ह सभी क्या होते हैं? स्वर सघोष होते हैं। अल्प प्राण देखिए, प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, प्रथम, तृतीय, सॉरी ये प्रथम सघोष होता है प्रत्येक वर्ण के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। माफ कीजिएगा, ये मैं अल्प प्राण का बोल दिया। प्रत्येक वर्ण का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण।
पंचम वर्ग। अल्प प्राण व्यंजन में प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग। अल्प प्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग में तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग, और महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग में द्वितीय और चतुर्थ वर्ग। देखिए, अल्प प्राण आपका आता है पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण आता है आपका प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा, महाप्राण आते हैं। और अल्प प्राण में य और ल प्रत्येक वर्ग के अल्प प्राण में, देखिए प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग और अंतःस्थ य और ल ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और श श श ह उष्म व्यंजन ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। नासिक क्या होते हैं? ड़, इया, ड़, न, म। कंठ से होते हैं अ, आ, अ, क, ख, ग, घ, ड़ और ह होता है। तालव्य व्यंजन देखिए, तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ, झ, इया और श और य होता है तालव्य व्यंजन। मूर्धन्य होता है ट, ठ, ड, ढ और ढ और ड़ और श होता है। दंतस होता है त, थ, द, ध, न। ओष्ठ होता है प, फ और फ और ब, भ और म होता है। दंतोस्त होता है व। अयोग्य वा होता है, जैसे अनुस्वार होते हैं और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनियां, स्वर यंत्र मुक्त घोष ध्वनियां और उष्म संघर्षी ध्वनियां है कौन सी? ह है। एकमात्र कौन सा है? ह है। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनियां, स्वर यंत्रामुखी घोष और ध्वनियां उष्म संघर्षी ध्वनियां ह है। क्या है? ह है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान। देखिए, कंठ से हर्ष स्वर पे आता है अ और दीर्घ स्वर पे आता है आ। ठीक है। और अनुनासिक और मौखिक अ और आ आता है। अनुनासिक स्वर आता है अंग और आह आता है। तालव्य मुंह के भीतर तल का पिछला भाग। तालव्य होता है मुंह के भीतर तल का पिछला भाग। यह आता है ई और बड़ी ई दीर्घ स्वर होता है। और निरुनासिक मौखिक में आता है ई और अनुनासिक स्वर में आता है ई बड़ी। मूर्धन्य ध्वनियां मुंह के भीतर की छत का अगला भाग कंठ प्लस तालु, जिसे कंठालव्य बोलते हैं, और ओष्ठ प्लस कंठ, कंठोस्थ बोलते हैं। यह आता है री। हर्ष स्वर में आता है री और दीर्घ स्वर में आता है ए, ऐ, ओ, औ। देखिए मूर्धन्य दीर्घ स्वर में। ओष्ठ देखिए, ओष्ठ या ओठ होता है। हर्ष स्वर में आता है ऊ और दीर्घ स्वर में आता है ऊ, ऊ, ऊ। हमारे पापा थे ना, जब बचपन में हम लोग को पढ़ाते थे, जैसे कि मुझे ना ऐसे पढ़ने की आती, क ख ग घ अंग च छ ज इ ठ ड ढ, ऐसे पढ़ने की आती। मेरे पापा कहते नहीं, ऐसा नहीं, क ख ग घ अंग अ, जैसे कि अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, ऐसे जोर नहीं देते थे ना तो वो मारते थे भाई। मतलब वो कहते थे कि गलत ही है, पीट देते थे, सही बताऊं तो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंठ देखिए, कंठ, कंठ से कौन कौन से हैं? कंठ में क, देखिए अघोष क आता है अघोष में। ख आता है अघोष महाप्राण में। क अघोष अल्प प्राण और ये अघोष महाप्राण। अघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण और अघोष अल्प प्राण नासिक्य। आप ये ऊपर वाला देख लीजिएगा और नीचे का बताता रहा हूँ। कंठ आता है क, ख, ग, घ और ड़। तालव्य मुंह के भीतरी के छत का पिछला भाग च, छ, ज और ज्यों, ज और ज्यों और छ और इया। मूर्धन्य आता है मुंह के भीतर का तल का अगला भाग, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ढ और ढ और ड आता है। दंत आता है ऊपरी दांतों के निकट से, जैसे त, थ, द, ध, न। ओष्ठ आता है दोनों ओठों से, जैसे प, फ और फ, फ और फ, ब, भ, म। तालु भी आता है तालु मुंह के भीतर की छल का छत का अगला भाग, जैसे में आता है श और य। तालु, तालव्य श और य। दंतर से आता है दंत और मसूड़ा, मूल रूप से श और र और ल आता है। दंतोष्ठ आता है ऊपर के दांत का प्लस निचला ओठ, ऊपर के दांत प्लस निचला ओठ, जैसे व, 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 व बोल के देखिए व। मूर्धन्य भीतर की पिछला तल का भाग, जैसे श, 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 श। स्वतंत्रीय स्वर यंत्र कंठ के भीतर का यंत्र होता है, जैसे ह आता है। उच्छिप्त जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटकी के संचय प्रथा, जैसे ढ, ढ़, ढ़। देखिए आगत गृहत ध्वनियां
क स्पर्शी, क ख ग ज फ उष्म और स्पर्शी होते हैं। क ख ग ग ज फ उष्म और स्पर्शी होते हैं। अयोग्यवाह, अनुस्वार और विसर्ग, ये होता है अयोग्यवाह, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग में अंतर। अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से, जैसे कि अंग, अंक, अंश, ये अनुस्वार। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है क्योंकि उसको व्यंजन ध्वनि है। तत्सम शब्दों पे अनुस्वार लगते हैं, जैसे कि अंकुष्ठ, दंड, अंत्र। अनुनासिक, अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम हवा निकलती है, जैसे मुख से अधिक, जैसे कि आत, हाव, गाव, चिड़िया। अनुनासिक स्वरों का चंद्रबिंदु कहलाता है, जैसे कि तद्भव रूपों में चंद्रबिंदु लगता है, जैसे कि अंगूठा, दांत, आंत, गांव, आंगन, शाच, आंख, अंगना। आइए इन्हें भी जानते हैं भैया क्या कह रहे हैं। भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य है। भाषा की उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है। पद से छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर है। अक्षर छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। जैसे राम शब्द में रा, अम और एवं वर्ण 4 है, जैसे आधा र, आ, अम और अ है, जैसे राम बन जाएगा पूरा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जैसे ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? हम लोग वर्ण कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद बताओ। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद होते हैं 2। जिन वर्णों के उच्चारण से दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि वर्णों की आवश्यकता नहीं होती उच्चारण के लिए, उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। और आपकी कितनी बताए थे? 4। जिन मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है भैया? 4 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। जिस स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। ट वर्ग संबंधित है। ट वर्ग संबंधित व्यंजन वर्ण बताएं। ड़। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। कंठ ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क और ख है। क और ख है। मूर्धन्य ध्वनियां या मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ है। अल्प प्राण कौन कौन से? क और ग हैं। अल्प प्राण 1, 3 और 5। नासिक के व्यंजन या ड़, या ड़ और न, म है। नासिक के व्यंजन पंचमाक्षर जो होते हैं वो नासिक के होते हैं। ए ऐ का वर्ण क्या कहलाता है? कंठ तालव्य कहलाता है। अयोग्यवाह वर्ण कौन से? अंग और अ है। अयोग्यवाह है अंग और अ है। कौन से हैं? अयोग्यवाह है अंग और अ अयोग्यवाह है। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली, 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 दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। श, 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 ह यह ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजन है। कौन सा शब्द घोष वर्ण है? म। मूल, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52, 52। छ, छत्र ध्वनि किससे अंतर्गत आती है? संयुक्ताक्षर वर्ण के अंतर्गत आती है। अघोष वर्ण कौन सा है? श, महाप्राण अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठव्य और संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। घ का उच्चारण स्थान है कंठव्य और संयुक्त व्यंजन है कौन सा? ज्ञ। ज्ञ वर्ण किन वर्णों से मिलता है? ज्यो और इया से बनकर बनता है। ज्यो और इया से मिलकर, इया से, इया इया बोलते हैं, मुझे आदत है। जिन शब्दों में श, छद्र, सॉरी छत्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। ऐसे आता है क और श से आता है। हिंदी श ध्वनि या तालव्य, अघोष और महाप्राण है। ये छत्र वर्ण किन शब्दों से बनता है? क और श से। य और अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है य और अलावा। महाप्राण वर्ण का अर्थ है जिसके उच्चारण में श्वास लेने में अधिक समय लगे। महाप्राण मतलब प्राण अधिक लग रहा है भाई। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। जिनका उच्चारण ऊपर के दंत जीभ लगने से होता है उसे दंते बोलते हैं। उष्म व्यंजन है श, श, श और ह है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु या तालव्य। ण का उच्चारण स्थान है नासिक। अयोग्यवाह कहलाता है अनुस्वार या विसर्ग को अयोग्यवाह कहलाते हैं। अर्धस्वर है य और ल, व है अर्धस्वर।
ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है। अयोग्य वाक्य कहा जाता है विसर्ग और अनुस्वार को अयोग्य वाक्य कहते हैं। छत्रवर्ण यह भी पढ़ चुके हैं हम लोग। दंत वर्ण है त। हिंदी शब्द के अंग और अ वर्ण पहले आता है। हिंदी शब्द कोश में अंग और अंग अ वर्ण से पहले आता है। अनुनासिक और निरुनासिक। अनुप्रेक्षा देखिए, हिंदी स्वरों का उच्चारण स्थान अनुनासिक और निरुनासिक होता है। अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो शब्दों के बाद या स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुनासिक जैसे चंद्र बिंदु लगता है अनुनासिक। ऐसे शब्दों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण लगता है, जैसे कि गांव, आंख, दांत। निरुनासिक ऐसे उच्चारण जो मुंह से बोले जाने वाले परस्पर वर्णों के निरुनासिक लगे, जैसे कि अपना, आप, इधर, उधर, घर। विसर्ग यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसकी विकृति या संस्कृत भाषा में इसकी व्यावहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता है, किंतु तत्सम शब्दों में प्रयोग में आज भी इसका उपयोग होता है, जैसे कि दुग्ध, अंतः आदि। स्वर ध्वनियों के सामान्य परिचय देखिए। अग्रभाग जीभ के आधार पर, अब अग्रभाग देखिए, जीभ के आधार पर अग्रभाग ई, बड़ी ई, ए और ए। अग्रभाग में आता है ई, ई, ए। बोल देखिए, ई, ए। मध्य भाग में अ। पश्चिम भाग में ओ, अ, आ, ओ, आ। विकृति के आधार पर देखिए, विकृति के आधार पर, मुखा विकृति के आधार पर अग्रभाग समवृत्त में आता है। अग्रभाग में ई और ई। मध्य भाग में आता है कुछ नहीं। पश्चिम भाग में तो उ और उ। कुल संख्या कितनी है समवृत्त में? 4। अर्ध समवृत्त में ए आता है और ओ आता है पश्चिम भाग में। अग्रभाग में ए आता है और पश्चिम भाग में ओ आता है। और कितनी है? 2। संख्या कितनी है? 2। अर्ध विवृत्त में आता है ए, अ, ओ, आ। ए, अ, ओ, आ। इसमें कितने आते हैं? 4 आते हैं। विवृत स्वर देखिए, विवृत स्वर में आता है सिर्फ एक आ। तो अग्रभाग में कितने हो जाते हैं? मुख्य आधार पर 4। मध्य भाग में सिर्फ हो जाता है अ और पश्चिम भाग में होते हैं 6। ओष्ठ के आधार पर देखिए, ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्तमुखी, अगर वृत्तमुखी ओठ के खुलने के आधार पर, आपके ओठों के खुलने के आधार पर विकृत मुंह देखिए, अ, उ, ओ, औ, आ। कौन कौन से हैं? उ, ओ, आ। आवृत्ति मुखी है आ, ई, ए। आ, ए। मात्रा विचार के आधार पर मात्रा की परिभाषा, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ मिलकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है, उन्हें मात्रा स्वर कहते हैं और स्वरों की मात्रा दी गई है। जैसे कि आ का कोई मात्रा नहीं है। आ जैसे काम। ई किसलय। ई बड़ी ई खीर, छोटी ई किसलय और बड़ी ई खीर। उ गुलाब, बड़ा ऊ भूल। री से बनाएंगे त्रिड़, तिड़ या ऋण या ऋणाकेश। ए से बनाएंगे केश, ए से बनाएंगे केश और ए से बनाएंगे है। ओ से बनाएंगे चोर और औ से बनाएंगे चौखट। हिंदी में व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर और पत्नी के आधार पर। स्थान के आधार पर देखिए, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर देखिए, 1 मिनट रुकिए, देखिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क वर्ग जैसे कि स्थान के आधार पर क, ख, ग, घ, ड़। कंठ गले से और वर्ण का नाम कंठज्ञ है। च वर्ग च, छ, ज, ज, य और अंतःस्थ य, अंतःश य और उष्म श। तालु की छत पर पिछला भाग से निकलता है च, इसे तालव्य वर्ण नाम दिया गया। ट वर्ग ट, ठ, ड़ और ड और ढ और उष्म श। ये मूर्धा, मुंह के भीतर छत का अगला भाग मूर्धन्य बोलते हैं। त वर्ग त, थ, द, न, ये दांत ऊपरी दांतों के निकट से निकलता है, इसे दंते बोलते हैं। प वर्ग प, 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 म, ओष्ठ दोनों ओठों से ओष्ठ से निकलता है। और न, श, ज्यो, र, ल, ये वस दांतों के पीछे से कठोर हिस्सा, इसे वर्ष बोलते हैं। व और फ दांतों के निचले ओठ और ऊपरी दांतों से निकलते हैं, ये दंतोष्ठ बोलते हैं। व और फ को, ह को स्वर तंत्र से और स्वर तंत्रीय बोलते हैं इसे, ह को। आइए प्रयत्न के अंदर देखें।
प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण अवयव और अवरोध की प्रकृति के आधार पर स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी और अंतस्थ। अंतस्थ में आता है अर्ध स्वर, जैसे य और व। लुंठित आता है र और पार्श्विक आता है ल। अर्ध स्वर में आता है य और व, लुंठित में आता है र और पार्श्विक में आता है ल। उच्छिप्त आता है और योगवाह आता है। स्वतंत्रों में उत्पन्न कंपन के आधार पर अघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रों के कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ड में प्रथम और द्वितीय वर्ड तथा फ, श अघोष है। अघोष प्रत्येक वर्ड में प्रथम और द्वितीय वर्ड अघोष। सघोष देखिए, इन स्वरों के उच्चारण में स्वतंत्रों को कंपन होता है और प्रत्येक वर्ड में तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड और ड, ड़, ज, य, र, ल, व, ह और सभी स्वर क्या है? सघोष है। ड, ढ, ज, य, र, ल, व, ह सभी स्वर अघोष हैं। ठीक है। सघोष देखिए, सघोष है आपका 3, 4 और 5। अघोष है आपका 1 और 2। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन देखिए, पहले 1 और 2 अघोष है और सघोष है आपका तृतीय वर्ड। देखिए, क और ख अघोष, च और छ अघोष, त और ठ अघोष और त और थ अघोष, प, फ और फ अघोष, श, श और श अघोष। सघोष देखिए, सघोष में ग, घ, ड़, ज, झ, ञ और ज्यों ये सघोष है। ड, ढ, ड़, ढ और ढ ये सघोष है। द, ध, न सघोष है। ब, भ, म सघोष है। य, र, ल, व और व और ह ये क्या है? सघोष है। सभी पंचम वर्ग सघोष होते हैं। स्वर या प्राण की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण देखिए, अल्प प्राण वायु जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और य, र, ल, व अंतःस्थ वर्ण। अल्प प्राण होता है प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और य, र, ल, व अंतःस्थ वर्ण होते हैं। महाप्राण होता है, इसके उच्चारण में फेफड़ों से हवा निकलने की वायु की उत्प्रेक्षा अधिक होती है। प्रत्येक वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण और श, 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 ह उष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण देखिए, अल्प प्राण क, ख, ग, ख नहीं आएगा, ख तो महाप्राण में आ जाएगा। क, ग, ड़, च, ज, ञ, ट, ड़, ढ और ड और त, द, न, प, ब, म और य, र, ल, व अंतःस्थ आएंगे। और महाप्राण में थे ख, घ, छ, झ, ट, ढ और ढ, त और ध, फ और भ, श, 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 ह उसमें व्यंजन आएंगे। वायु के नासिक से निकलने के आधार पर नासिक या निरोनासिक व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिक मार्ग से निकल जाती है उसे नासिक की ध्वनियां कहते हैं। निरोनासिक मौखिक, जिनके उच्चारण में नासिक मार्ग बंद रहता है, वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, निरोनासिक मौखिक ध्वनियां कहलाती हैं। नासिक की ध्वनियां हिंदी के पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम 5वें, जैसे कि ध, इया, ड, इया, ड़, न, म ये पंचम वर्ग में आते हैं, उसे नासिक की ध्वनियां कहते हैं। आइए देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक स्वर भी नासिक ध्वनियों के उदाहरण हैं। आगत व्यंजन जैसे क, ख, ग, ज, फ थोड़ा सा नाक से आवाज निकालना पड़ता है, विदेशी भाषाओं के ध्वनियां हैं। हिंदी में 9 विकसित व्यंजन। देखिए, ड, ढ, न, म, ल हिंदी के रचनात्मक विकास परिणाम ढ और ढ क्रमशः ड और ढ से विकसित हुए। हिंदी में ड और ढ व्यंजन तो शब्द के आरंभ में व्यंजन उच्च में ही बोले जाते हैं, ड और ढ। न, ल, म अल्प प्राण व्यंजन है। न, ल, म अल्प प्राण व्यंजन है। आज इनके महाप्राण के रूप में न, म, अल्लाह स्वतंत्र रूप में भांति विकसित हो गए हैं, जो न और म, ल स्थान पर प्रयुक्त होकर शब्दों के अर्थ परिवर्तन की क्षमता रखते हैं, जैसे कि कान, कुमार, कुन्हा, कन्हा, कुम्हार, कुम्हार और आल, अल्लाह, आला को अल्लाह कर देते हैं। संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। संयुक्त व्यंजन का शब्द का अर्थ है जहां दो या दो से अधिक व्यंजनों का
संयोग होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छत्र को और शो, त्र तो और रो, ग्यो जो और इया, और शो शो और रो। संयुक्त व्यंजनों के व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इन्हें पहचान की एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुज जाते हैं तथा इन व्यंजनों के मध्य कई स्वर नहीं आते, कोई स्वर नहीं आते। जैसे सप्ता, सप 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 ता, शप सप शप शप न, स्त्रित स्त्रित स्त्रित, राष्ट्रीय राष्ट्र राष्ट्रीय, आधा शो आधा टो और रो, विख्यात आधा खो यो, विख्य विख्य विख्यात, लक्ष्य को अशो यो, कश्य कश्य कश्य, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। एक साथ बोलेंगे तो ज्यादा निकलेगा। व्यंजन दायित्व, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं जब वे व्यंजन दायित्व द्वित्व कहते हैं। व्यंजन द्वित्व जैसे पक्का, बच्चा, अड्डा, 70, 80, 90, इक्का, लक्का, सुक्का, मुक्का। हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते। पहला व्यंजन हमेशा अल्पप्राण भी होता है, जैसे कि अच्छा, बुद्धू, मिठा, पत्थर, मक्खी। पहला व्यंजन अल्पप्राण ही आएगा। उक्षिप्त, हिंदी में ड और ढ व्यंजन उक्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। ड और ढ जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर मूर्धा को स्पर्श करती है तुरंत नीचे गिर आती है, उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड और ढ, जैसे बोले ढ ढ। अयोग्य वा, हिंदी में वर्णमाला के अनुसार अंग और विसर्ग अ को अंग अ का आधार लेकर अंग और आ के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियां तो नहीं है, किंतु यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरणों के अनुसार इन्हें अयोग्य वाक्य कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी व्यंजन हैं और आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अयोग्य वाक्य कहते हैं। जो योग्य ना होने पर साथ रहे उन्हें अयोग्य वाक्य कहते हैं। विराम चिन्ह देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट होगा विराम चिन्ह। यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, विराम चिन्ह। अभी कम से कम 300 क्वेश्चन इसमें बाकी है भाई, तो समझिए कि एक क्लास कम से कम आपका 2 या 1.5 घंटे या 1 घंटे का हो जाएगा। अभी तो छोटा छोटा चलेगा। अब वो आपका वो आएगा, विलोम विलोम आएगा, या फिर आपका प्रत्यय प्रत्यय आएगा, और उसके बाद से मुहावरे आएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते हैं, समय बीच बीच में रुकते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठकों को मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा की विराम का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी के संबंध रखते हैं। अनुपेक्षा, विराम के ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। अल्प विराम होता है ये अल्प विराम, अर्ध विराम होता है बिंदु और नीचे एक और, हंस पद विराम एक और नाम त्रुटिपूर्ण विराम है। हंस पद विराम, हंस पद जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो यहाँ पे मैं दे दूंगा हंस पद, यहाँ ऊपर लिख दूंगा। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार का विराम चिन्ह का उपयोग, क्वेश्चन मार्क हुआ है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में, उप विराम का प्रयोग, हिंदी विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग अल्प विराम में होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग लिखा जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, तो इसके बीच में ये शब्द हो जाएगा। उदाहरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का जब किसी कथन का ज्यों तो लिखा था उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उक्षिप्त रूप दिखने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, उच्छित रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। रात्रि निशा, रात्रि निशा के में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग, ये रात्रि निशा दोनों के बीच में लगेगा। लोप या लोप ऐसे भी हो जाता है, लोप सूचक, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। जब पूर्व की बात की पुनरुक्ति करनी हो तो लोप का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों के भेद, कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह 20 बताए। अल्प विराम ये है, अर्ध विराम देख लीजिए, पूर्ण विराम ऐसा लगता है, प्रश्न चिन्ह आश्चर्यवर्धक कि हाँ ये क्या हो गया, ना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। निर्देशांक चिन्ह, संयोजक चिन्ह जैसे कि ऐसे जोड़ा जाता है, और कोष्टक है स्मॉल, मीडियम और बिग। अवरोध चिन्ह जैसे कि उद्धरण चिन्ह ऐसे कहा था। उपविराम या अर्धविराम, श्री गुरु जी ने इसे विसर्ग समकक्ष बताकर इन्हें मान्यता देने की बात करते हैं। विवरण चिन्ह है किसी बात को कहने के लिए, और पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। लागो चिन्ह है,
और लोप चिन्ह है, ऐसे नहीं बनता भाई, ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा लागू चिन्ह, ठीक है। लोप चिन्ह है, लोप या सूचक, समाप्ति सूचक। और पाद चिन्ह है किसी चीज को जोड़ने के लिए। और दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, जैसे कि दीर्घ चिन्ह आपका दीर्घ। पाद बिंदु है प्लस हंस पद है किसी बात को ऊपर कहने के लिए। टीका सूचक है आपका, कोई स्टार है, प्लस है, टू है, टीका सूचक हो जाएगा। तुल्य सूचक है तुलना करने में कि राम और श्याम। समाप्ति सूचक है आपका जीरो, ये भी होता है। अब यहाँ से हम लोग का है क्वेश्चन, जो इसमें है आपका 250 क्वेश्चन आई थिंक है, और उसके बाद से 100 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आपको अपने तरफ से दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा है? ओ जो है मूल दीर्घ स्वर ओ नहीं है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं हिंदी में। कौन कौन से कमेंट करके बताइए, हमें पीछे पड़ चुके हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं जीवा के आधार पर। एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग व्यंजन कहते हैं। ई ई, चौ छ, जौ झ, इया आदि के उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य से। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? ई आपका दीर्घ स्वर है, नहीं है, सॉरी नहीं है। कौन सा? ई नहीं है, जबकि ई ए है। इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? वह एक अंतःस्थ व्यंजन है। इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण आपको बताया था 1 3 5। अल्प प्राण कौन सा है? ग है। ये वह कौन सा है? महाप्राण है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण जो है, जो घोष वर्ण है। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? यह है उ ओष्ठ वर्ण है। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण है ह है काकल्य वर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद य का उच्चारण स्थान क्या से है? य का उच्चारण स्थान तालुव्य है। य का उच्चारण स्थान तालुव्य है। उसके बाद से र का विवरण है। र क्या है? एक वर्ष है, लुंठित भी है, और सघोष है, अल्प प्राण है, और व्यंजन भी है। अल्प प्राण होता है आपका 1 3 5, महाप्राण होता है 2 और 4। सघोष होता है आपका आपका क्या होता है? 1 3, 1 2 3, और अघोष आपका होता है कितना? 4 और 5। आई थिंक यही है। अंतःस्थ में उष्म व्यंजन कितने होते हैं? अंतःस्थ में उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 8 होते हैं। दीर्घ दीर्घ का वर्ण विच्छेदन क्या होगा? आधा द और री, आधा ग और अ होगा, दीर्घ वर्ण विच्छेदन होगा। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? ब। उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन कौन सा है? ह। ह। उत्थान, उत्थान का वर्ण विच्छेदन क्या होगा? उत उत उत, यो आ अनो और अ होगा। निम्नलिखित में ट वर्ग कौन सा है? ध। ध जो है ट वर्ग में नहीं आता, जैसे ट ठ ड ढ ड़ आते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है, 52 है। जिनकी ध्वनियां केवल मुख के आधार पर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं। निरनुनासिक कहते हैं, मुख के आधार पर निकलती है, उसे निरनुनासिक कहते हैं। अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? ए जो है अर्धविपरीत स्वर है। स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? स्पर्शी व्यंजन आते हैं क, र, ल और ह में नहीं आते, और य श द भी नहीं आते, और ह ये भी नहीं आता। क च प द में आते हैं। सभी महाप्राण वाले वर्ण कौन सा है? सभी महाप्राण वाले वर्ण कौन सा है? क छ और ठ आते हैं। महाप्राण होता है आपका 2 और
4। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि कहते हैं। यो का व्यंजन है, यो क्या? अंतस्थ है। निम्नलिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया जाए, जिस रूप में लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं लिपि कहते हैं। प फ ब भ म में व्यंजन होता है ओष्ठ। प फ ब भ में ओष्ठ है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है? स्वर है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण क्या है? वो है ख। अघोष भी हो और महाप्राण भी हो, स्पर्शी भी हो, कंठ ध्वनि भी हो, तो ख ही आएगा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सा? दंतोष्ठ ध्वनि है आपका व। दंतोष्ठ ध्वनि है आपका व। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आपका श श श ह है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अघोष कहते हैं। यह अलावा, यह अलावा व्यंजनों कहते हैं हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यह अलावा को निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनिया कौन सा है? पार्श्विक ध्वनिया है ल। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? और वो है ल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठा तालव्य है? और वो है ए, जो है वो कंठा तालव्य है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार के आता है? ट वर्ग आता है मूर्धन्य। टटड़। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर आपका आता है आ में आ जाएगा दीर्घ स्वर। अनुस्वार किसकी बात करता है? किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो होता है पंचमाक्षर वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन या संयुक्त स्वर नहीं है? सॉरी, व्यंजन नहीं, स्वर नहीं है। ये ए ई उ ओ ए, बताइए कौन सा? उ जो है संयुक्त स्वर नहीं है, जबकि ए ए ओ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है आपका कौन सा? यह जो है वो दंत नहीं है। तो द। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? वो है विवृत नहीं आता, अग्र, पश्च और मध्य आता है। यह विवृत मुख के खुलने के आधार पर होता है। अर्धविवृत और विवृत। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनिया कौन सी है? कंठ ध्वनिया क और ख। मम्मी, हे प्रभु रक्षा में ही। कौन से हैं? क और ख। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य ध्वनिया बताएं और कौन सा है? ड और ढ। निम्नलिखित में से अल्प प्राण, अल्प प्राण होता है 1 3 5, और वो कौन कौन सा है? इसमें दिया है ए और बी दोनों दिया है। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनिया कौन सी है? और वो है क और ख। क और ख नहीं है, क, ख और ग। अंक का अनुनासिक लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? घोष, घोष सघोष अभी मैंने आपको बताया था म है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है? ये आपका ऊ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है। प फ ब भ म त नहीं है, ये दंत में आ जाएगा। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक व्यंजन कौन सा है आपका? ए हो जाएगा नासिक व्यंजन। पंचमाक्षर जो होते हैं सारे नासिक के होते हैं। ए ए में वर्ण क्या कहलाता है? ए ए वर्ण क्या कहलाता है? ए ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाता है। ए और ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक बड़ाला वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? किसे नहीं दिया गया? श्री को नहीं दिया गया। श्री को नहीं दिया गया। मानक वर्णमाला में श्री को स्थान नहीं दिया गया। श्री श्री मायावती जी। निम्नलिखित शब्दों में किस प्रकार के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन किस प्रकार के हैं? और वो कौन सा? दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। दिल्ली में कौन सा है? द्वित्व व्यंजन है। श श श ह में कौन सा है? ये ऊष्मी संघर्षी व्यंजन है। श श श। अच्छा, हिंदी में ना आप ये पढ़ाओ तो आपके गले छिल जाते हैं भाई, सही बताऊँ तो। या पढ़ो तो आपके गले छिल जाते हैं। मतलब बोलने में आपको मुंह के 10 कोने बनाने पड़ेंगे। कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने में मुंह के कोने बनाने पड़ते हैं, आपको हिंदी बोलने में मुंह के कोने बनाने पड़ते हैं। शत्रु ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? ये संयुक्त क्या आते हैं? ज्ञ। ज्ञ आपका आता है जो और ई से अंतर्गत। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? वो रहता है श। घ का उच्चार स्थान कौन सा? कंठ। घ का उच्चार स्थान कंठ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा? संयुक्त व्यंजन आपका है ज्ञ। निम्न से कौन सा वर्ण उच्चारण दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है, ट नहीं है। न। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण है भक भक भक। छ। सत्रह कौन सा वर्ण के योग से बनता है? क
और शौ से बनता है, क और शौ से बनता है छात्रों। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? 11 हो जाएगी। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आप कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? आपका ज नहीं है। निम्नलिखित में ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग आपका नहीं आता, घ आपका ये कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है, घ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पश्व स्वर है? पश्व स्वर आपका आता है आ। आपका पार्श्विक स्वर होता है ल। लुंठित स्वर होता है आपका र। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसा माना जाता है? और वो माना जाता है खड़ी चौपाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नि स्प्र। इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन है, वर्ण स्वर है? वो है ए। हिंदी के अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? और वो है य। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? और वो है कंठ ओष्ठ। च और छ के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा आता है? और वो होता है तालु। कंग गंग जंग फंग ध्वनियाँ किसकी हैं? और ये है जो अरबी फारसी की। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन है च छ छ छ। कौन वर्ण घोष नहीं है? और वो है त घोष नहीं है। किस व्यंजन में री री स्वर नहीं है, वो उपयोग हुआ है? री वो हुआ है आज में नहीं हुआ, जबकि कृष्ण कृपा दृष्टि में हुआ है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ओ और ओ किस प्रकार का वर्ण है? और ये है कंठोष्ठ है। ओ और ओ किस प्रकार का वर्ण है? कंठोष्ठ है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं 52। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52। हिंदी ध्वनि के प्रकार है आपका, हिंदी स्वर ध्वनि के प्रकार है वो आपका उपयुक्त तीनों दीर्घ, हर्ष और प्लुप्त में आता है ओम। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ब आपका आता है दंत्रोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण घोष और निरुनासिक में आता है। निम्न से अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर कहलाता है आपका य। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में पहला और दूसरा से नहीं है, आपका दूसरा और चौथा आता है। महाप्राण ध्वनिया आपका पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आते हैं, और महाप्राण में तो दूसरा और चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण आपको बताया 1 3 5। 1 3 5 में कौन कौन सा है भैया? आपका च। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है आपका य, स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ ध्वनियां कौन सी है? क और ख। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में श ध्वनियां हैं तालव्य, हिंदी में श ध्वनियां हैं तालव्य, हिंदी में श ध्वनियां हैं तालव्य। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? और वो है आ ओष्ठ नहीं है। एक मिनट थोड़ा बुक में देखना चाहता हूँ कितना पेज रह गया है भाई। हालांकि ये बुक बहुत अच्छी है भाई, मैं सजेस्ट आपको किया हूँ तो मतलब अच्छी होगी। और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको, अगर किसी को बाय करना हो तो बाय कर लेंगे। अभी हम लोगों को जाना है कहाँ तक? 92 तक जाना है भाई। अभी तो 100 पेज से 100 क्वेश्चन है। 100 के बाद से समझो कि अभी 200 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि 100 इसमें है और 100 मेरे पास भी है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। खाना वाना कुछ हुआ नहीं? बच गए हैं कितना? कितना बच गया भाई? 1 बज गया। कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? आ। अल्प प्राण ध्वनियों के समूह कौन सा है? और वह च ज य। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता रंग, जाति, अक्षर होता है, आकाश नहीं होता। व्योम होता है, व्योम का आकाश होता है। नभ, व्योम, अंबर। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? वो है त वर्ण घोष नहीं है। किन ध्वनियों के किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद से आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार का ध्वनि कहता है। किस शब्द में री शब्द का उपयोग नहीं हुआ है? रिवाज में नहीं हुआ, जबकि कृष्ण कृपा दृष्टि। किस शब्द में स्वर री स्वर नहीं है? और वो है आज।
निम्नलिखित इसमें दंतव्य वर्ण है और वो है त। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कंठ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही रूप है संतान, सकल, सक्षम और सचल। संतान, सकल, सक्षम और सचल। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण है आपका था। महाप्राण आपको कौन सा बताया था? 2 और 4। अल्प प्राण है आपका 1, 3, 5। हिंदी शब्दकोश में अंग और अ, अंग और अ किस वर्ण के बाद आता है? अ के बाद ही आता है। हिंदी निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक है कलरव। अयोग्य वाह क्या कहते हैं? अयोग्य वाह विसर्ग को कहते हैं। ट वर्ग किस के अंतर्गत आता है? ट मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। प्रयत्न के आधार पर लव किस प्रकार के? लव पार्श्विक के अंतर्गत आता है। लव पार्श्विक के अंतर्गत आता है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोग्य वाह अभी हम लोगों ने पढ़ा अयोग्य वाह। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? और वो है श। श श श जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि छत्र अत्र अज्ञा श ये सब क्या संयुक्त व्यंजन में आते हैं। निम्नलिखित से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? श श श श श श स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी है ज। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। हिंदी शब्दकोश में छत्र श्रम सॉरी क्या हुआ? क्या दोगे? अभी आएंगे। चित्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। क आधा क और श से मिलके बनता है कश। एक उच्चारण के स्थान का नाम क्या है? एक के उच्चारण का स्थान का नाम क्या है? कंठ तालव्य है। एक के उच्चारण का स्थान का नाम क्या है? कंठ तालव्य है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है, स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल जो होता है व्यंजन पार्श्विक होता है हमेशा। र जो होता है लुंठित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? और वो संयुक्त व्यंजन नहीं है आपका कौन सा? श। य और अलावा किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर आपका आता है य। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल आपका पार्श्विक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का व्यंजन है? उ जो है पश्च संवृत है। व का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? और वो है ज ध्वनि महाप्राण नहीं है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है? और वो होता है ए। ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। निम्न से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? और वो होता है ह व्यंजन जो है वो संघर्षी है। ह व्यंजन जो है वो संघर्षी है। इनमें से कौन से वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ यह नहीं है आपका यह नहीं है। अघोष व्यंजन कौन से है? अघोष सघोष बताइए। अघोष कौन सा है? श। हिंदी तालव्य ध्वनिया कौन सी है? तालव्य ध्वनिया आपकी कौन सी है? आपका च छ ज छ तालव्य। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण 1 3 5। 1 3 5 में आपका कौन सा आएगा? तो हिंदी स्पर्श देखिए, हिंदी में स्पर्श भी होना चाहिए, सघोष भी होना चाहिए। सघोष, घोष, महाप्राण, दंत और व्यंजन ध्वनिया कौन सी है? आपका थ आ गए भैया, सब में आ गया। हिंदी में स्पर्श होना, स्पर्श घोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, अघोष व्यंजन होना चाहिए। कौन सा है? भ। कौन सा स्वर समृद्ध है? ई जो है स्वर समृद्ध है। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनिया, मूर्धन्य ध्वनिया होती है ट ठ ड़ ढ। हिंदी में ब ध्वनिया, ब ध्वनिया जो होती है ओष्ठ ध्वनिया होती है ब ध्वनिया। हिंदी में दंत ध्वनिया कौन सी होती है? त जो होती है वो दंत ध्वनिया होती है। हिंदी में निम्नलिखित में से ध्वनि में दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है आपका व जो है वो दंतोष्ठ है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनिया का है? वो है ट ठ ड ढ ड़। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? और वो है जौ। जौ जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। जौ जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? वो है निह स्पृह स्प्री। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है च छ ज झ तालव्य व्यंजन है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? वो है त जो है वो घोष नहीं है। त जो है वो
होश नहीं है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। किस पद उपवाक्य आदि की विस्तृत दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह। जैसे कि मैं मान लूं कि यहाँ पे विराम चिन्ह, ये क्या है? अधोरेखा। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द के लिए क्या होगा? पूर्ण विराम। मुझे बाहर जाना है। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है निम्नलिखित में से निर्देशांक। निर्देशांक आपका होता है ऑप्शन नंबर डी में है निर्देशांक। अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम। ये अर्धवर्ग अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये विस्मयादि बोधक है। निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम रेखांकी को क्या कहते हैं? लोप सूचक कहते हैं, समाप्ति सूचक नहीं, लोप सूचक, सॉरी, लोप सूचक। समाप्ति सूचक अलग होता है। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह होता है? उस योजक चिन्ह होता है द्विरुक्ति, जैसे कि राम और श्याम। योजक चिन्ह लगेगा इनके बीच में। इस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग उचित नहीं हुआ है। सुनो सुनो, ये भी इसमें आदि बोधक नहीं है, उचित नहीं हुआ है इसमें। मैंने मनुष्य की ममता देखना चाहती हूँ, ठीक है, ममता देख। जहाँ अर्ध विराम का वहां उपयोग होता है, जहां अल्प विराम से ज्यादा ठहरा हो वहां अल्प विराम का और अर्ध विराम का उपयोग होता है, तो ये सही है। यह दूर से, यह दूर से बहुत दूर से आ रहे हैं। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूं कि अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो। निम्नलिखित से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? वह है उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक होता है, लागू होता है और विवरण होता है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां किया जाता है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? अर्ध विराम। ये जो विराम बराबर का दिया है, विराम विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, ये होता है तुल्य सूचक, तुलना करने के लिए। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह, लागू चिन्ह, तुल्य सूचक चिन्ह किसमें होगा? योजक चिन्ह में होता है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया? अंग्रेजी भाषा से लिया गया। कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आप विराम चिन्हों को पहचाने। अल्प विराम चिन्ह है ये अर्ध विराम चिन्ह है ये। नेक्स्ट है अनीस आज अनीस राहुल आज अनीस राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है आपका अल्प विराम चिन्ह लगेगा यहाँ पे। जहां एक ही व्याकरणिक कोटि से कोई शब्द आए और उनके बीच संयोजक व इत्यादि ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आनंद घर आया और थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा अल्प विराम लगेगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वो नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? और यहाँ लगेगा अल्प विराम चिन्ह लगेगा। समानाधिकरण शब्दों में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? और वहां होता है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य में जब एक ही प्रकार के कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच क्या होता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। छंदों की एक चढ़ समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम होता है। एक चढ़ अगर समाप्ति होता है तो। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इसमें क्या होगा? अल्प विराम। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। जाना है तो जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? जाना है तो जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? जाना है तो जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह अल्प विराम लगेगा। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा अल्प विराम। जब वाक्य में एक समान अधिक या समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वह अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कारणवाचक क्रिया विशेषण में किसी वाक्य का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, वो है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में लगता है। पूर्ण विराम चिन्ह, किसी वाक्य के पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं लगाया जाता। वो छंदों के एक चढ़ की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं लगाया जाता।
तुम कब जाओगे या आओगे, क्या होगा, प्रश्नवाचक। तुम्हें पाकर ये होगा विस्मयादि बोधक। ओ, जहां भी है विस्मयादि बोधक है भाई। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग है, उद्धृत चिन्ह। कबीर क्या थे, वाणी के डिक्टेटर थे। योजक चिन्ह क्या होता है, समा समासिक चिन्ह होता है योजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह को किस नाम से हम जानते हैं, समासिक चिन्ह को नाम जानते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द की त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग होता है, ये होता है आपका छोटे कोष्टक का प्रयोग होता है। विवरण चिन्ह, यह आपका है विवरण चिन्ह। पुनरुक्ति या लागू चिन्ह को क्या कहते हैं, ये होता है आपका पुनरुक्ति या लागू चिन्ह। पद चिन्ह की कामता प्रसाद गुरु जी के नाम से अविविहित क्या किया गया है, वो है रेखा। हंस पद किस विराम चिन्ह का नाम है, और वो होता है पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम का हंस पद नाम नहीं है भाई, पता नहीं, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। हंस पद तो वो होता है ना, किसी शब्द को छूट जाए तो उसको कहने के लिए ऊपर से मान लो कि यहाँ कोई छूट गया, इसे मार पाद चिन्ह का रेखा, ऐसे। तुल्य सूचक होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जैसे पाषाण, पत्थर, विडोज, विडोजा, इंद्र। पाद बिंदु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। समाप्ति सूचक क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। किस शब्द में एक नया स्वर नहीं है, और वो है वैदिक में ए स्वर नहीं है, ऐक्य में है, प्रत्यय में है, स्नेह में है। किसी बेड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो है लाघव चिन्ह और संक्षिप्त सूचक चिन्ह। सही विराम चिन्हों का वाक्य कौन सा होगा, और वो होगा, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ये मेरे पापा कहने वाले कुछ समय में। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, वहां पर चाहिए धर्म कर्म धारणी समाज से बने शब्दों का योजक चिन्ह का प्रयोग। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो होता है, वहां पे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, देख लीजिए। तो ये था, अभी हम लोग का 100 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वेट करिए। तो यहाँ से हम लोग का 100 क्वेश्चन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, और इसको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके उसके बाद से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के 100 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह, महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, कितनी है भैया, 11। हिंदी स्वरों में निम्नलिखित में से, हिंदी स्वरों में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, हर्ष स्वरों में कह रहा है, हर्ष स्वरों में, मैं कहूँगा हिंदी स्वरों में तो ये तो है ही, हर्ष स्वरों में नहीं है, ए नहीं है, बल्कि अ ई री है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, अभी हम लोग देखा था 7 होती है, कम से कम 10 बार पढ़ा है। संयुक्त स्वरों में कौन सा स्वर नहीं आती, और कौन सा नहीं आता, संयुक्त स्वरों में ऊ नहीं आता। आगत स्वर कौन सा होता है, आगत स्वर आ होता है, आ। स्वर मात्र जानने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, मात्र चिन्ह प्रयोग करते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, कि 41 होती है। स्पर्शी कितनी होती है, 25 होती है। कुल कितनी होती है, 33 होती है स्पर्शी। क वर्ग की ध्वनियां कौन सी है, क ख ग घ ड। च वर्ग होता है, च वर्ग में आता है आपका झ। ट वर्ग आता है आपका, ट वर्ग का पंचमा वर्ग कौन सा है, ड। ट वर्ग में महाप्राण, महाप्राण पूछ रहा है आपका, महाप्राण होता है थ। महाप्राण आपका आता है आपका 2 और 4। अल्प प्राण आता है 1 3 5। प वर्ग ध्वनियां है प प ब ब म। और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। अंतःस्थ व्यंजनों में कौन सा वर्ण नहीं आता, अब आता है लह नहीं आता, जबकि य और अ आते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। श श श ह होता है। ऊष्म व्यंजनों के निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, और वो है फ नहीं है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कौन से हैं आपका, ज और फ, ज और फ। संयुक्त व्यंजन शत्र कौन सा आता है, क और श आता है, पहला ही आपका सही है। संयुक्त व्यंजन त्र, त आपका आता है त और र। आपका संयुक्त व्यंजन में ज्ञ आता है, आपका ज्ञ का आता है, ज्ञ किस में आता है आपका, जो ये में आता है। द्वितीय व्यंजन कब होते हैं, द्वितीय व्यंजन समान
व्यंजन जब जुड़ जाए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे कि बच्चा बच्चा। उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है? उच्छिष्ट व्यंजन आपका कौन सा आ जाएगा? ड और ढ उच्छिष्ट व्यंजन आएगा। नासिक व्यंजन कौन सा है? आपका ड है, ड नासिक व्यंजन है। अनुनासिक होता है। निरुनुनासिक ध्वनि कौन सी है? निरुनासिक ध्वनि है आपका, अब अनुनासिक ध्वनि पर कौन सा चिन्ह लगता है? उस पर चंद्र बिंदु लगता है, अनुनासिक पे चंद्र बिंदु लगता है। अनुस्वार की ध्वनि किससे दर्शाती है? अनुस्वार ध्वनि दर्शाती है व्यंजन को। अल्प प्राण व्यंजन कौन से? अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चतुर्थ, कहाँ पे है भाई? दूसरा, चतुर्थ और ऊष्म व्यंजन होते हैं महाप्राण। घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण होते हैं स्वर यंत्र में कंपन होता है, घोष वर्ण होते हैं। अघोष ध्वनियों में क्या होता है? अघोष ध्वनिया और स्वर तंत्र में कंपन होता है, अघोष ध्वनिया होती है। कंठ ध्वनिया कौन सी है? कंठ ध्वनिया होती है क और ख कंठ ध्वनिया होती है। तलब ध्वनिया कौन सी है? तलब ध्वनि होती है च छ ज झ, तलब ध्वनिया होती है। मूर्धन्य ध्वनिया कौन सी होती है? मूर्धन्य ध्वनि होती है आपका ट ठ ड ढ, मूर्धन्य ध्वनिया होती है। आपका दंत ध्वनिया होती है, दंत ध्वनिया त थ द ध न, दंत ध्वनिया होती है। उसके बाद से ऊर्ध्व ध्वनिया होती है प प प म, ऊर्ध्व ध्वनिया होती है। लग रहा है कि 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। दंष्टो ध्वनिया होती है व, दंतोष ध्वनिया होती है व, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वर यंत्रामुखी ध्वनि कौन सी है? स्वर यंत्रामुखी ध्वनिया होती है य। पार्श्विक ध्वनिया होती है ल, पार्श्विक ध्वनिया होती है ल, ऑप्शन नंबर ए। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ये भी होते हैं। अग्रभाग का स्वर है, अग्रभाग स्वर है ई और ई, और मध्य भाग का स्वर होता है री, री। ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, मध्य भाग का स्वर में आता है आपका आ, यही आता है, री नहीं आता। ये कहा था, आप एक बार चेक करिएगा। पश्व भाग है, पश्व भाग है आपका उ उ ओ अ। विपरीत मुखी में आपका आता है उ उ ओ ओ आ, ये सही है। और अवृत मुखी में आता है आपका अ आ ई ए ओ, अ आ ई ए ए। ये चिन्ह जो छोटी सी चिन्ह लगी है तो ई की चिन्ह है, ई की चिन्ह पर मात्रा का स्वर है। ये जो ऊ है बड़ा ऊ है, और ये ऊ को लगा होता है। अनुस्वार चिन्ह जो ये लगा हुआ है अंग बिंदु, ये अनुनासिक लगता है। अन बिंदु जो लगा है ये अनुनासिक है, अनुनासिक। सॉरी व्यंजन, व्यंजन व्यंजन दर्शाता है, अनुनासिक नहीं दर्शाता, व्यंजन को दर्शाता है, माफ कीजिएगा। विसर्ग चिन्ह होता है, विसर्ग चिन्ह जो होता है वो व्यंजन होता है। विराम चिन्हों को कुल संख्या से कामता प्रसाद गुरु ने 20 बताए थे। अल्प विराम होता है आपका, ये अल्प विराम, ये अर्ध अल्प विराम, ये पूर्ण विराम, ये क्वेश्चनवाचक। अर्ध विराम है आपका, पूर्ण विराम है आपका, ये विस्मयादि बोधक, ये अल्प विराम, ये अर्ध विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका ये, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका हो जाएगा ये। और निर्देशांक चिन्ह जिसे डैश बोलते हैं उसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उद्धरण चिन्ह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद से कोष्टक आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लागो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोप आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोप सूचक होता है। और पद आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हंस पद, हंस पद पूर्ण विराम के लिए, हंस पद किस विराम का अन्य नाम है? पूर्ण विराम का अन्य नाम है हंस पद। तुल्यक होता है आपका, तुल्यता होती है ऑप्शन नंबर ए। और समाप्ति सूचक होता है आपका, समाप्ति सूचक इसमें से कोई नहीं है भाई, इसमें से कोई नहीं है। ये समाप्ति सूचक आपका ये है, या फिर ये है, या फिर ये समाप्ति सूचक है, ये गलत दिखा है। जहाँ एक से शब्द संयोजित बिना किसी व आए, बिना और व आए हो तो कौन सा विराम लगता है? अल्प विराम लगता है। दो वाक्यों के बीच संयोजक, दो वाक्यों के बीच संयोजक गायब हो तो कौन सा विराम लगता है? उसे अल्प विराम लगता है। छंदों के चढ़ विभाजन पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? अल्प विराम लगता है। किसी उपवाक्य में पूर्व और पश्चात का क्या विराम लगता है? पूर्व और पश्चात पर लगता है, अल्प विराम लगता है। संबोधन के बाद से कौन सा विराम लगता है? अल्प विराम लगता है संबोधन के बाद से। वाक्यांत में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? वाक्यांत में पूर्ण विराम लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। विस्मया सॉरी विस्मयवाचक चिन्ह आपका है आपका ऑप्शन नंबर ए। उद्धरण के पहले या बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लगता है। तुल्य सूचक चिन्ह होता है ऑप्शन नंबर ए।
और विराम चिन्हों का उपयोग होता है वाक्य और स्पष्टता को अवरोध होता है। मात्र चिन्ह किससे दर्शाते हैं? उसे दर्शाते हैं स्वर की लंबाई को मात्र चिन्ह से दर्शाते हैं। विसर्ग का उच्चारण किस मार्ग से होता है? ह से होता है। व्यंजन ध्वनियां किससे बनती हैं? व्यंजन ध्वनियां किससे बनती हैं? स्वर और प्लस और रोध से बनती हैं व्यंजन ध्वनि। वर्ण किसे कहते हैं? शब्दों की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में कुल स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? वर्णमाला में 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। कुल स्पर्शी होते हैं 25 और कुल जो होते हैं 33 होते हैं और कुल व्यंजन होते हैं 41 होते हैं। कुल वर्ण होते हैं 52 होते हैं। अनुस्वार का प्रयोग कब होता है? अनुस्वार का प्रयोग नासिक की ध्वनि को दर्शाने के लिए होता है। अनुस्वार का प्रयोग नासिक की ध्वनि को दर्शाने के लिए होता है। ध्वनि में किसका योगदान होता है? ध्वनि में स्वर, नासिक, अवरोध सभी का योगदान होता है। वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? वर्णों का उच्चारण कंठ से, मुख से, जीभ से। वर्णमाला के वर्ण किस आधार पर वर्णित किया जाता है? उत्पत्ति के स्थान के आधार पर वर्णित किया जाता है। वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण कौन सा होता है? अ। व्यंजन वर्गों के पंचम अक्षर किस प्रकार के होते हैं? वो नासिक के होते हैं। संयुक्त व्यंजन का क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन का दो अधिक वर्णों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती हैं दीर्घ स्वर में। हर्ष स्वर में कितनी मात्रा होती है? 1 मात्रा होती है हर्ष स्वर में। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या 52 है। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक 5 वर्ग होते हैं। 5 होते हैं वर्ग। व्यंजन में कुल कितने वर्ग होते हैं? व्यंजन में कुल 5 वर्ग होते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? विराम चिन्ह को वाक्य रचना की स्पष्टता के लिए किया जाता है। विस्मयावाचक वाक्य का उदाहरण क्या होता है? अरे अरे वह गिर गया। उच्चारण के स्थान के तालु किस प्रकार का है? तालु है च और छ। वर्णमाला के स्वर किस प्रकार के स्थान पर आते हैं? उसके पहले स्थान पर आते हैं। वर्ण व्यक्ति में पंचम वर्ण का क्या विशेषता होती है? वो होते हैं नासिक के उच्चारण होता है। दीर्घ स्वर का उच्चारण में क्या होता है? दीर्घ स्वर खींचकर होता है। जैसे वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ ध्वनि का न्यूनतम इकाई वर्ण। और अनुस्वार चिन्हों को क्या कहते हैं? अनुस्वार चिन्हों को नासिक कहते हैं। और ये खत्म हो गया हम लोग का पूरा हिंदी का पहला चैप्टर। इसमें हम लोगों ने 350 प्लस क्वेश्चन किए हैं और इसके साथ 300 नहीं मतलब 400 के लमसम क्वेश्चन किए हैं। और इसके बाद से हम लोगों का सेकंड चैप्टर होगा। मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाइए। बहुत अच्छी बुक है, मैं बता रहा हूँ। सेकंड जो चैप्टर होगा हम लोग का शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थ, वाक्य और रचना होगा, जो 15 से 29 तक जाएगा। और उसका भी मैंने पीडीएफ बना लिया और जल्दी मैं आपको वो लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद से शब्द रचना, उसके बाद से तीसरी पे है संज्ञा, शब्द, रूप, लिंग, वचन, कारक और प्रसर्ग। और संज्ञा, लिंग, वचन, कारक और प्रसर्ग जो है वो कितने पेज का है मैं बता दे रहा हूँ आपको अभी। वो है आपका 30 से 42 मतलब कि 12, ठीक है। इसमें लॉन्ग लॉन्ग जो है ना, लॉन्ग लॉन्ग आपका है, जैसे कि मान लीजिए कि पर्यायवाची शब्द हैं 19 से 33 हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हैं। मुहावरे हैं आपका 34 से 58 है। तत्सम और तत्सम देशज है 59 से 73 है, ठीक है। मतलब लंबे लंबा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ बस। और पूरा टोटल जो पेज है इसमें इसमें पूरा पेज जो है आपका 384 है। 384 से 430 तक है। ये लास्ट पेज का होगा। ये विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ये मैं आपको करा दूंगा पेट एग्ज़ाम से पहले, मैं आपको ये सारी चीज़ करा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। क्या है? वादा है, वादा। पता नहीं, लिख ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है भैया, वादा है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।